के बनाए कानून यानी भारतीय अपराध संहिता सहित सीआरपीसी और सीपीसी में संशोधन करने वाली एनडीए सरकार, उसको तकनीकी रूप से एनडीए इसलिए कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी सरकार को एनडीए सरकार कह रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार ने जो परिवर्तन किए उनमें तीन ऐसे परिवर्तन किए जो देश की गरीब जनता को बुरी तरह से कुचल कर रखते हैं। नई भारतीय न्याय संहिता में वाणिज्यिक अपराध, पारिवारिक विवाद और चिकित्सकीय लापरवाही यानी डॉक्टरों की लापरवाही से होने वाली मौतों पर ऐसा प्रावधान किया गया है कि गरीब व्यक्ति डॉक्टरों के हाथों मारा जाएगा और डॉक्टर कानून की निष्क्रियता पर या कानून के हाथ बंधे होने पर राक्षसों की तरह अट्टहास करेंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली से पत्रकार बीके झा। ये पूरा मामला दिखने में बहुत सामान्य सा लग रहा है, लेकिन इसके जो रिपरकेशंस यानी जो परिणाम आएंगे वो भारतीय गरीब जनता को इतना परेशान करके रख देंगे कि उसके लिए न्याय पाना आईपीसी के प्रावधानों के विपरीत और भी कठिन हो जाएगा। असल में हुआ ये है कि चिकित्सकीय लापरवाही, वाणिज्यिक अपराध और पारिवारिक विवादों पर नई न्याय संहिता ये कहती है कि पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। पहले पुलिस प्राथमिक जांच करेगी और प्राथमिक जांच में यदि मामला बनता है तो फिर वह एफआईआर दर्ज करेगी। भारतीय पुलिस दुनिया की भ्रष्टतम वर्दीधारी बलों में से एक है। वह अभी भी गरीबों के लिए अंग्रेजी मानसिकता के अनुसार गरीबों के साथ व्यवहार करती है। उसी व्यवहार से जो चिंताएं उभर कर आ रही हैं, उन चिंताओं पर पहला सवाल हम बीके झा से करते हैं कि जब डॉक्टरी लापरवाही से किसी की मौत होगी और पुलिस उसको प्राथमिक जांच के नाम पर मामले में साक्ष्य नहीं होने का दावा करके रफा दफा कर देगी, क्या ये ठीक रहेगा? बस इसमें हम देखें, तीनों को हम मामलों को साथ लेके चलें। जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है और मेडिकल नेग्लिजेंस है। तो तीनों ही मामले में है कि इसमें दोनों तरफ से हमें देखना पड़ेगा, बैलेंस करके देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि हम ये कहते हैं कि यदि 14 दिन इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद फिर जाके एफआईआर हो, इससे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या इससे जस्टिस डिले नहीं होगा। हमने देखा है कि जेल में बैठे इकोनॉमिक ऑफेंडर वहां से अपने एविडेंस को ट्रायल के दौरान वो उसको अ, उस पे असर डालते, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो 14 दिन का टाइम तो बहुत ही होगा अब किसी भी ऑफेंडर के लिए कि वो मैनिपुलेट कर सके। और इन 14 दिनों में एविडेंसेस के साथ को इन्फ्लुएंस करके उसको तोड़ मरोड़ के अपने फेवर में करके अपराधी बच सकता है। ये तो पहला है। दूसरा कुछ हमें ये देखना होगा कि अब इस प्रोविजंस को लाने का मकसद ये रहा है कि तीनों मामले में काफी मिसयूज भी अ, हो रहा था। तो अब इसमें अ, मुख्य उद्देश्य ये है कि वो जो फॉल्स केसेस वगैरह हो रहे थे उन पे थोड़ी काबू पाया जाए, इन्वेस्टिगेटर्स हाँ उसको ठीक से जांच पड़ताल कर ले, तभी मतलब वो है। कोई निर्दोष को ऐसे ही उठा के कस्टडी में ले लेना भी वाजिब नहीं है। तो और मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में तो सीधा ये है कि यदि 14 दिन का टाइम गया तो फिर ये जहाँ पे भी मेडिकल नेग्लिजेंस होता है वहाँ 14 दिन तो बहुत है। एक 24-48 घंटे के अंदर वो मैनेज कर लेते हैं सारा इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ मोड़ने के लिए। तो ये 14 दिन तो उनके लिए एक मतलब बहुत ही मतलब अच्छा पीरियड हो जाएगा कि वो अपने जो करतूतों को जो है उस पे लिपापोती कर सके। मैं बीके इसमें एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जयपुर में एक छोटा सा आदिनाथ अस्पताल है
अभी वहां साइनस के एक ऑपरेशन के दौरान एक 30 साल के युवा लड़के की डेथ हुई है। उस अस्पताल के पास ना आईसीयू है, ना ऑपरेशन करने के लिए ढंग का थिएटर है। और उसका नाक में ऑपरेशन, साइनस का ऑपरेशन नाक में होता है, वो कर दिया गया और उसकी डेथ हो गई बच्चे। उसके माता पिता लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे, और पुलिस ये कहकर मामले को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लीपापोती करने की कोशिश कर रही है कि हमने ये मामला सीएमएचओ को भेजा है, सीएमएचओ बताएंगे कि क्या इसमें चिकित्सकीय लापरवाही हुई है। मैंने ये मामला इसलिए रखा है कि भारत में अभी जिस तरह के, मैं एक बहुत ही हल्का शब्द इस्तेमाल करूंगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि एक भी डॉक्टर अगर फर्जी तरीके से चिकित्सा सिस्टम में प्रविष्ट हो गया तो वो हजारों लोगों की जान ले सकता है। और नीट का घोटाला ये बता रहा है कि भारत के भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट माता पिता, भारत का भ्रष्ट समाज अपने बच्चों को किसी भी तरीके से डॉक्टर बनाकर लाना चाहता है। तो इन हालात में जब प्राइवेट अस्पतालों का जंजाल लगातार फैल रहा है और प्राइवेट अस्पतालों की जो जवाबदेही है वो शून्य है, तो उन हालात में कैसे गरीब लोग, इन डॉक्टर संगठित अपराधी हैं आज की डेट में डॉक्टर, उनसे कैसे निपटेगा? नहीं, ये इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसमें तो कोई वही नहीं। आपने जयपुर का उदाहरण दिया, लेकिन ये यहाँ दिल्ली में या मतलब देश में कहीं भी हो जाता है, जहाँ भी छोटे बड़े मंझोले जो भी क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे रोजाना ही मेडिकल नेग्लिजेंस की खबर आती है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो सही ढंग से लागू नहीं हुआ, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में इनके लिए तो डबल त्रासदी हो जाएगी। जो भी इसमें विक्टिम रहे, एक बीमारी वैसे ही मतलब लोगों के मतलब स्कूल को दे देता है, उसके ऊपर यदि कोई नेग्लिजेंस हुई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये कि ये दोहरी बार होगी। तो इस मामले में सरकार को सोचना चाहिए था इसके कि मेडिकल नेग्लिजेंस को, और यदि अब ये प्रोविजंस ले ही आए हैं, हाँ, तो इसमें भी अब इन्वेस्टिगेटर्स को, जो एजेंसीज हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, हाँ, उन पे काफी दबाव होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि यदि आपको ये टाइम दिया गया है तो इस पे जो है आप सही ढंग से काम करें, और इस पे किसी का, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, सो दैट कि जस्टिस डिले हो रहा है फिर भी, बट इट शुड नॉट बी डिनाइड। मैं इसी मामले में आपको एक और फॉलो अप बताता हूँ। पीड़ित के माता पिता, यानी जो बच्चा मर गया 30 साल का एक युवा लड़का, उसके माता पिता जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जाट जोसफ से मिल चुके हैं, और उन्होंने भी वही राग अलापा है कि मैं स्वयं एक कमेटी बनाऊंगा, और उनसे मिले हुए उनको 15 दिन हो गए, अभी तक उसको जस्टिस नहीं मिला है। तो ये यदि इस प्रोविजन के साथ यदि एनफोर्समेंट एजेंसी, रेगुलेटर्स और भी जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, यदि में अकाउंटेबिलिटी का सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी यदि नहीं बढ़ाया गया, तो ये एक मैं ये कहूंगा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए डिजास्टर। मैं इसमें एक और चीज अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ गीते, कि अभी भारत के प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन हालात में क्या ऐसा नहीं होगा कि जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो भीड़ का न्याय जोर पकड़ेगा? क्योंकि लोग, जब न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर एकत्र होकर डॉक्टरों को पीटेंगे, डॉक्टरों के खिलाफ एजिटेशन करेंगे, और हो सकता है कि वो अस्पतालों को भी तहस नहस कर दें। ये सिर्फ नहीं, इसके हाँ, बताएं। इस मामले में तो सरकार ने पिछले उनका सेफ्टी नेट को बढ़ाया है। इस मामले में ऐसा यदि हो नेग्लिजेंस हुई और तोड़ फोड़ हुई, डॉक्टरों की पिटाई हुई, तो डॉक्टरों को पिछले कुछ सालों में इनके सेफ गार्ड्स के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि इससे यदि नंबर बढ़ने, केसेस बढ़ने से डॉक्टरों पे एज सच कोई मार पड़ेगी। हाँ, ये लेकिन ये नियम अपने आप में ड्रैकोडियन हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है कि सरकार कितना उनको
एनफोर्समेंट एजेंसियों का या सिक्योरिटी एजेंसियों का कितना बड़ा हिस्सा इनको दे सकेगी, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में, ये मेरे खुद के सोर्सों की खबर है कि आज प्राइवेट अस्पताल में जो डॉक्टर नियुक्त होता है उसके लिए अनिवार्य है कि जो भी आएगा उसका इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है। अगर उसने इन्वेस्टिगेशन तय टारगेट के मुताबिक नहीं किया तो वीकली मीटिंग में उसकी इंसल्ट की जाती है और उसको कहा जाता है कि आपको रखा ही इसलिए है। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मरीज जो लुट रहा है, ये प्रधानमंत्री से लेके स्वास्थ्य मंत्री तक और राज्यों के मुख्यमंत्री से लेके राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों तक और तमाम आईएएस आईपीएस जो देश को चलाते हैं, उन सबको पता है कि कैसी बेईमानी गरीबों के साथ हो रही है। तो मैं इस पर बारंबार जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं वो ये कि प्राथमिक जांच का पावर अगर पुलिस को दिया गया तो पुलिस, भारत की पुलिस, जिस पर अदालतों की असंख्य टिप्पणियां मौजूद हैं और भारतीय पुलिस का रवैया भी हम रोजाना देखते हैं, तो पुलिस को इतना पावर अगर दिया गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कल अगर किसी पावरफुल आदमी का, किसी नेता का बेटा, किसी सांसद का बेटा, किसी मंत्री का बेटा डॉक्टर की लापरवाही से मारा गया और पुलिस ने कह दिया कि नहीं इसमें तो साक्ष्य नहीं है, तो क्या होगा? नहीं, ये फिर मुद्दा है ही। और इसमें वही, जैसा कि मैं अभी पहले कह रहा था कि अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी ही होगी, और न केवल अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी बल्कि एक फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन का भी वो रखना पड़ेगा कि इस इन्वेस्टिगेटर हैं वो कम से कम समय में साक्ष्य जुटा लें और उन साक्ष्यों के आधार पर अपनी कार्रवाई करें। और जहां तक ये, अब आप अभी मेडिकल नेग्लिजेंस की बात कर रहे थे, डॉक्टरों की सेफ्टी की बात कर रहे थे, तो वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल ही नहीं है। वो हर जगह आपने देखा है, यहाँ पे अब दिल्ली में एम्स, सफदरजंग और बड़े अस्पतालों में भी इस तरह की घटना की, यदि किसी मरीज की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई तो डॉक्टरों पे और जो मेडिकल स्टाफ है उन पे के साथ झड़प होना आम बात है। तो ओवरऑल यही है कि जैसा कि मैं कह रहा था कि एक तो बीमारी से ग्रस्त परिवार, उसके और दूसरे ऊपर से फिर यदि नेग्लिजेंस हुई, और और तीसरा स्टेप है कि उसके बाद यदि उन्होंने मामला दर्ज कराया, शिकायत दी है और उस पर अमल नहीं हो रहा है, तो फिर ये पूरे मैं तो मानता हूँ कि इस पूरे सिस्टम की ही का फेलियर होगा। तो इस वजह से जब यदि हमने नए कानून बनाए हैं तो उससे पूरे अकाउंटेबिलिटी के साथ, और मतलब जैसा मैं कह रहा था कि इन्वेस्टिगेटर, रेगुलेटर्स, इनको जो है ना काफी सचेत, न केवल सचेत ही रहना पड़ेगा बट त्वरित गति से कार्रवाई पे भी जो है जोर देना होगा। और दूसरा मुद्दा, भारत के बाजार मिलावटी सामान से पटे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। और वाणिज्यिक अपराध यानी बाजार अपराधियों का एक अड्डा बन गए। हर उत्पाद में गड़बड़ है। हमने FSSAI बनाया, उसमें आप देखेंगे कि अभी भारत में जो तेल बिक रहा है, खाने का खाद्य तेल जो बिक रहा है, ईडेबल ऑयल, उसमें बहुत सारी कंपनियां अपने उत्पाद पर लिखती हैं कच्ची घानी का तेल। भारत का जो जैन जी है, यानी जो नया युवा है, मिलेनियम युवा जो है, उसको कच्ची घानी का पता ही नहीं है। उसने नेट पर, इधर उधर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो कुछ आया है उसको पढ़ा है। वो ये देख ही नहीं पा रहा है कि वो कच्ची घानी का तेल नहीं है। आप जाते होंगे डॉक्टर्स के पास तो वो क्या कहते हैं आपको कि ऑयल को दोबारा मत उबालिए, क्योंकि जो ऑयल अभी आ रहा है, फिल्टर्ड ऑयल जो आ रहा है जिस पर कच्ची घानी का तेल लिखा हुआ है, वो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके साफ किया जाता है। तो तेल जो है वो अपनी दोबारा गर्म होने की क्षमता खो चुका होता है, इसलिए वो हार्ट को और शरीर के विभिन्न अंगों को डैमेज करता है। तो वाणिज्यिक अपराधों का जो मामला है, क्या ये कानून, ये 14 दिन का इन्वेस्टिगेशन का जो एक गैप जो मिलेगा, क्या वो अपराध में दलदल तक, अपराधी दलदल में गले तक धसा हुआ इंडियन उद्योगपति, मैं उद्योगपतियों का नाम लूंगा क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से उत्पाद
कौन कौन से ईडेबल ऑयल खुद को कच्ची घानी का तेल बता रहे हैं, और एफएसएसएआई इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में बाजार को खुली छूट देना क्या गरीब और शेष जनता के साथ अन्याय नहीं? अब इसके दो पहलू हैं सुभाष। देखिए, जैसा कि अभी हम मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे ये हो रहा था कि जो पीड़ित हैं वो 14 दिन में उनके मतलब जस्टिस डिले होगी और वो पे दोहरी मार पड़ेगी। इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले में इसका उल्टा है कि 14 दिन का टाइम जो अफेंडर्स हैं उनके लिए बहुत है। 14 दिन में तो वो पूरे इस जो कानूनी और जो एनफोर्समेंट का जो नेट है उससे बड़े आराम से बाहर निकल सकते हैं। हमने देखा ये जितने मामले हो रहे हैं अभी, चाहे वो ठगी का मामला हो, चाहे फिर वो कंपनियों द्वारा जैसे रियल एस्टेट वगैरह सब में हम देखते हैं कि से ले लिए, या कंपनी है, तमाम तरह के इसमें एक नहीं कि तमाम तरह के हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंस की उसमें आते हैं। और वैसे भी हमने ये देखा है कि आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है स्टेट्स का, आप वो ले लें, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ले लें जो स्टेट पुलिस का एक अंग है, सेल है, और चाहे हम सेंटर के एजेंसीज ले लें, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ले लें, या इनकम इनकम टैक्स की भी यदि हम बात करें एज एनफोर्समेंट एजेंसी, तो हमने ये देखा है कि इनका जो कन्विक्शन वैसे ही बहुत कम है। वो आगे चल के भी छूट जाते हैं ट्रायल में, उसके बाद सुनवाई में छूट जाते हैं। तो फिर ये सीधा मतलब ये है कि आप यदि हमारे इन्वेस्टिगेटिंग टीम उसी अंदाज में जैसे पहले से करती आ रही है, तो जाके ये तय है कि ये 14 दिन 14 दिन उनके लिए बहुत ही मतलब जिसको मैं कहूँगा कि गोल्डन पीरियड होगा। वो जाल से बाहर निकल जाएंगे। और जो यहाँ पे फिर वही मामला है कि जो पीड़ित हैं, जिनके साथ ठगी हुई है, जो जो ऑफेंस की विक्टिम्स हैं, हाँ, उनके लिए फिर वो जस्टिस एक वो दूर की कौड़ी, राजी हो जाएगा। दूर की कौड़ी बन गई। जस्टिस का जो सिस्टम हमारे यहाँ है, उस सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा, भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति गौतम अडानी, उनकी कंपनी जो फॉर्च्यून तेल बनाती है, उस पर लिखा आता है कच्ची घानी का तेल। कच्ची घानी का अर्थ है, पुराने जमाने में जब ये इंडस्ट्रियां नहीं थी, तो लकड़ी के कोलू से तेल पेरे जाते थे, तेल निकाले जाते थे। तो वो कोलू कुल मिलाकर 35 से 40 डिग्री गर्मी पैदा करके तेल को निकालते थे। और अभी जो मैकेनाइज्ड कोलू हैं, उनका जो सिस्टम है वो 100 फ़ारेनहाइट पर जाकर तेल को निकालता है। तो तेल की गर्म होने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो एफएसएसएआई, मैं कहूंगा नेत्रहीन की तरह से, उसको पिछले कई सालों से देखती आ रही है कि उसमें कच्ची घानी का तेल लिखा हुआ है। क्यों एफएसएसएआई ने कार्रवाई नहीं की? तो जब उसने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जब एफएसएसएआई बनाया गया, तब भी सरकार ने ढोल पीटा था कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट, खाद्य वस्तुओं में बेईमानी पूरी तरह से काबू में आ जाएगी। लेकिन भारत का भ्रष्ट तंत्र पिछले 15 साल से उसमें कुछ नहीं कर पा। आपको एक और चीज मैं नहीं, बता वो दूं कि मैं इसमें किसी एक और चीज मैं बता दूं कि भारत में जो ईडेबल ऑयल आता है, उसमें सरकार ने स्वयं मिलावट की परमिशन दे रखी है। और ताड़ का तेल भारत के तमाम खाद्य तेलों में मिलकर आता है, जो हार्ट के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल माना जाता है। तो आखिर हमारे नेता, क्या ये माना जा सकता है कि हमारे नेता पूरी तरह से बुद्धिहीन है, जिनको आईएएस जो भी ड्राफ्ट करके देते हैं उसको वो मान लेते हैं और ढोल पीटना शुरू कर देते हैं? क्योंकि अभी एक बहुत बड़े बहुमत वाली सरकार ने कानून लागू किए हैं, कानून पास किए हैं, और इन कानूनों पर जरा सी भी बहस नहीं हुई है। तो इन हालात में क्या इनको जन विरोधी नहीं माना जा सकता? नहीं, इसमें अब भी वही जो मैं पहले कह रहा था कि इस पे जो भी नए प्रोविजंस किए गए हैं उसमें
एक व्यापक बहस की जरूरत थी, और वो होनी भी चाहिए, ताकि जो उसके लूप हैं उनको ठीक किया जा सके। और सेकेंडली, हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड की यदि बात ना भी करें, तो हमें हम देख ही रहे हैं कि मतलब जो खाद्य सामग्री है उसमें मिलावट तो आम बात है। और उसकी कार्रवाई होती भी है, हमने देखा भी है कि चाहे वो बड़े आयुर्वेद के बड़े ब्रांड हो, या आप फूड और बेवरेजेस कंपनी मल्टीनेशनल की बात करें, जिसकी की एक खाद्य प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर, उस पर भी कार्रवाई हुई। हाँ, लेकिन यही है कि अब इन कार्रवाइयों को उनके सही मुकाम तक ले जाया गया नहीं गया, उसके वो फिर बाद में वो लोगों को पता नहीं चलता है कि आखिर था क्या, उसमें क्या कार्रवाई की गई, उसके आउटकम्स क्या रहे, और क्या करेक्टिव मेजर्स लिए गए। तो ये इसीलिए मैं बार बार इस चीज को जोर दे रहा हूँ कि जब तक हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, जो क्वालिटी चेकर्स हैं, जैसे आपने स्टैंडर्ड एसएसआई की बात करी, तो ये जब तक मतलब इनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं रहेगी, वो इनके ऊपर भी एक वॉच डॉग नहीं होगा, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे या वो दूसरी मतलब कोई एजेंसी हो, तब तक हमें जिस तरह की हम सोच रहे हैं कि अ, बिल्कुल ही दोष रहित हमारा सिस्टम हो, तो वो संभव नहीं है। अगर सिस्टम दोष रहित नहीं है तो बाजार की हालत क्या है? मैं एक और उदाहरण आपको दे देता हूँ। भारत के मेडिकल बाजार में अभी 90% ब्रांडेड जेनरिक बिक रहा है। ब्रांडेड जेनरिक और जेनरिक में एक बेसिक अंतर है। भारत की सरकार ने कंपनियों के दबाव में आकर ब्रांडेड कंपनियों को जेनरिक बनाने की परमिशन दे दी, और उसकी पहचान का कोई तरीका अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। पूर्व में सरकार ने प्रोविजन किया था कि दोनों के कंटेंट का जो प्रिंट है उसके फॉन्ट साइज में अंतर कर दिया था, लेकिन कंपनियों ने दबाव बनाकर उसको वापस कर दिया। अब आप बाजार जाते हैं, जो दवा लाते हैं वो जेनरिक होती है। 90% ब्रांडेड जेनरिक बिक रहा है। भारत की जनता बुरी तरह से लूटी जा रही है मेडिकल कंपनियों द्वारा। तो अब सरकार का कतई इस पर ध्यान नहीं है, न सरकार के रेगुलेटर न सरकार का सिस्टम इस बात पर ध्यान देने को तैयार है। और मेडिकल स्टोर्स पर, रिटेलर्स के यहाँ बुरी तरह से लोग लूटे जा रहे हैं। तो आखिर इस पूरी जो चर्चा है, इसका जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि रेगुलेटर्स को, हमारे सिस्टम को हम अकाउंटेबल बनाएं। इसके लिए संसद कुछ इस तरह के प्रोविजन करे कि वो पुलिस जैसे सिस्टम को 14 दिन का समय देकर गरीबों को लूटने की परमिशन दे रही है। इसमें इस मामले में इस बात कुछ किया जाना बाकी है, और ये जैसा कि हम कह रहे हैं कि संसद और हमारे मतलब लॉ मेकर्स को इन मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा। आपने अभी दवाइयों की बात करी, जैविक दवाइयों की बात करी, लेकिन ताज्जुब और शॉकिंग तो ये है कि अभी पिछले दिनों दिल्ली के मार्केट से लाइफ सेविंग ड्रग्स, नकली ड्रग्स पाए गए, वो भी नामी ब्रांड। क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग, कैंसर के ड्रग, डायबिटीज, मतलब और भी तमाम मतलब जो नामी गिरामी ब्रांड की दवाइयाँ थी, उनकी नकली ये दवाइयाँ, फेक दवाइयाँ वो। और जब तो ये कि ये कोई छोटी मोटे तादाद में नहीं थे, हैवी क्वांटिटी में पकड़ी गई। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे क्या चल रहा है, हमारे कितने सख्त कार्रवाई की जरूरत है, और कितनी मतलब कांस्टेंट विजिल की जरूरत है। ना केवल कार्रवाई, कार्रवाई तो जब आप अ, के पकड़ में आ गया तब आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, और तमाम पुलिस है, लोकल नीड्स हैं, इनको काफी मतलब मॉनिटरिंग और विजिल रखना होगा, तभी ये इसको दूर कर सकते पूरी चर्चा का लब्बो लुभाव आपने देखा कि
पुलिस को 14 दिन का डी पीरियड देना जांच के नाम पर एक डिजास्टर पैदा करे, और हो सकता है जी कि इसके रिपरकेशंस ऐसे आए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाए। तमाम उदाहरणों के साथ ये सामने आया है कि भारत में कोई भी कानून आप बना लीजिए, समाज इतना भ्रष्ट हो चुका है कि वो किसी कानून की परवाह नहीं कर रहा है। ऊपर से सरकार ने नई भारतीय न्याय संहिता में पुलिस को बेहिसाब पावर दे दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।